नमस्कार। आज मुख्यमंत्री जी ने राज्य के 211 प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालय का उद्घाटन कर दिया है और ये उद्घाटन उन्होंने भागलपुर की धरती से किया है। इसका न्यूज़ दिन भर चला, आपने देखा होगा। एतत् संबंधी एडवर्टीजमेंट भी अखबारों में छपा, उसको भी आपने देख लिया होगा। ये उच्च शिक्षा विभाग का आदेश है और इस आदेश के अनुसार नीतीश कुमार का जो निश्चय योजना पार्ट 3.0 उसमें एक निश्चय था उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। इसी के तहत निर्णय लिया गया कि राज्य में जितने भी डिग्री महाविद्यालय हैं तो वो जहाँ भी अवस्थित होंगे किसी न किसी प्रखंड में ही होंगे, तो उनको छोड़कर बाकी जिन प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालय नहीं है वहाँ डिग्री महाविद्यालय खोला जाए। और इसके लिए 211 स्थानों को चिन्हित किया गया और इसका उद्घाटन सम्राट चौधरी जी ने कर दिया। उसका नाम डिग्री महाविद्यालय होगा, राजकीय डिग्री महाविद्यालय। इस महाविद्यालय में अभी तत्काल सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस की पढ़ाई की जाएगी। अभी साइंस की पढ़ाई यहाँ नहीं होगी। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय पढ़ाए जाएंगे। और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहाली भी किए जाने का प्रस्ताव है। संभवतः विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। इस पर हम बात करें इससे पहले आपको पटना के प्रतिष्ठित कॉरपोरेट हॉस्पिटल की कहानी सुनाते हैं। वैसे ये कहानी अमूमन अधिकांश प्राइवेट हॉस्पिटल्स की है। कहानी ये है कि उस हॉस्पिटल में एक व्यक्ति बड़ी सीरियस कंडीशन में भर्ती होता है और उसको आईसीयू में रखा जाता है। आईसीयू में रखने का मतलब हुआ कि उसका परिवार उससे नहीं मिल सकता। वैसे भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मिलने नहीं दिया जाता है, उसके लिए समय नियत है। उसके बाद उसको लाइफ सेविंग डिवाइसेस, वेंटिलेटर वगैरह जो आजकल आधुनिक मशीनें आती हैं वो लगा दिया जाता है। 2-3 घंटे में वो मरीज़ मर जाता है। फिर जो डॉक्टर रहता है वो कहता है कि साहब मरीज़ तो मर गया। तो जो मैनेजमेंट और सब लोग उसके जो मालिक थे कहे कि नहीं नहीं, ये मोटा पार्टी है, इससे पैसा वसूला जाए। तो उस डेड बॉडी में बहुत तरह की मशीनें लगा दी जाती है और मरीज़ को बाहर से दिखाया जाता है शीशा से कि देखिए बहुत क्रिटिकल है, अभी तत्काल 5 लाख 10 लाख रुपए जमा कीजिए। 50 लाख रुपया उससे वसूल लिया जाता है और उसके बाद 2-3 दिन के बाद कहता है कि मरीज़ को हम नहीं बचा सके और फिर से इतना रुपया जमा कीजिए और ले जाइए। बहुत हंगामा हुआ, बहुत बवाल हुआ, केस मुकदमा भी हुआ। फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता। यह कहानी अकेले पटना या अन्य शहरों की नहीं है। अमूमन देश के अधिकांश हिस्सों में इस तरह के 1-2 कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स आपको मिल जाएंगे जहां मुर्दा से भी पैसा वसूल लिया जाता है। कदाचित इसीलिए गब्बर इज़ बैक करके एक फिल्म बनी थी जिसमें अगर मुझे ठीक से याद हो तो अक्षय कुमार उसमें गब्बर का रोल करते हैं, जिसमें एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल एक मरे हुए मरीज से पैसा वसूलता है और फिर उसकी कहानी आगे बढ़ती है। आपको लग रहा होगा कि इस डिग्री महाविद्यालय के खोलने से उस हॉस्पिटल में मरे हुए मरीज को वेंटिलेटर लगा के पैसा वसूलने की कहानी में क्या संबंध है। तो एक्चुअली ये संबंध है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। इस राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा यानी स्कूल से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का एजुकेशन को पहले बर्बाद कर दिया गया। इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था अर्थी पर लेटी हुई है और उसी अर्थी पर यह जो ऑर्डर है सरकार का, यह कुछ नहीं है, उसको वेंटिलेटर लगाने का काम किया है। मतलब मुझको कभी कभी आश्चर्य लगता है कि जिस भागलपुर स्थान से, जिस भागलपुर नगरी से मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे थे 211 डिग्री महाविद्यालय का, बगल में टीएनबी कॉलेज था, वहाँ जाकर के देख लेते। होता क्या दिक्कत है कि इस राज्य का दुर्भाग्य है कि
7वीं फेल मुख्यमंत्री है, 9वीं फेल नेता प्रतिपक्ष है और जादू टोना करने वाला, ओझा से फुकवाने वाला शिक्षा मंत्री है। तो ये तो नमूनों का समूह है। जाके देख लेते तो उस डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए लड़के नहीं आ रहे हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पीजी की पढ़ाई होती है वहाँ आप चले जाइएगा तो 1 2 4 अपवाद को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो आदमी नहीं मिल रहा है, स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे हैं। स्टूडेंट है तो टीचर नहीं है, टीचर है भी तो टीचर को कोई पढ़ाने नहीं आता। क्योंकि कालांतर में जो स्थिति हुई है, अब सब लोग चोरी करके पास किया तो अब तो चोरी कराने वाला नहीं मिल रहा है, कॉपी जांच करने वाला नहीं मिल रहा है। तो ये जो 211 स्कूल अच्छा मजेदार बात है, इसमें कुछ माध्यमिक विद्यालय था, मध्य विद्यालय था, उसको उत्क्रमित कर दिया गया, अपग्रेड कर दिया गया और उसको उच्च विद्यालय बना दिया गया और उस उच्च विद्यालय में कॉलेज खोल दिया गया। इसलिए मैंने कहा कि ये मरे हुए, इस राज्य में मरे हुए, अर्थी पर लेटे हुए शिक्षा पर ये वेंटिलेटर मशीन लगाकर ये अरबों रुपया वैसे ही खींचेगा, राज्य के आम जनमानस और आम आदमी के टैक्स के पैसे को वैसे ही चूस लेगा जैसे कॉरपोरेट हॉस्पिटल में मुर्दा पर मशीन लगाकर पैसा वसूला जाता है। हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बता देते हैं कि इस राज्य में शिक्षा को कैसे और किन किन लोगों ने बर्बाद किया। ये कहानी शुरू होती है, वस्तुतः बहुत पहले शुरू हो गई थी, लेकिन ये कहानी की शुरुआत जगन्नाथ मिश्रा जी के समय से शुरू हुई, जब पहली बार एक अद्भुत आइडिया उन्होंने निकाला कि वित्त रहित शिक्षा कॉलेज खोलते जाइए, आपको जो मन, पहले तो सरकारी कॉलेज, पहले तो कोई प्राइवेट कॉलेज आप खोल नहीं सकते थे, अनथिंकेबल था कि कोई यूनिवर्सिटी खोल लेगा कैसे। तो पहली बार कहा कि नहीं आप कॉलेज खोल लीजिए, उसमें टीचर बहाल हो गए, उसको बिना सैलरी के वो पढ़ाने लगा, इस उम्मीद में कि सरकार इसको टेक ओवर कर लेगा। तो वो कॉलेज का शिक्षा को बर्बाद करना धीरे धीरे शुरू किया। लेकिन स्कूल का और जो सरकारी कॉलेजेस थे उसमें शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छा थी। पटना यूनिवर्सिटी हो, भागलपुर यूनिवर्सिटी हो, आरा में HD जैन कॉलेज आ रहा, हर एक यूनिवर्सिटी में एक वैसा कॉलेज जरूर होता था जिसके बारे में आप फख्र कर सकते थे। भागलपुर यूनिवर्सिटी में ही उस वक्त मुंगेर में RTNDJ कॉलेज हुआ करता था। कुछ महिला कॉलेजेस बहुत शानदार थे। रांची यूनिवर्सिटी में सेंट जेवियर्स कॉलेज, रांची कॉलेज रांची, और फिर हजारीबाग में संत कोलंबस कॉलेज, ये सब का अपना नाम था। और यहाँ शानदार शिक्षक, शानदार प्रोफेसर, शानदार फैकल्टी, सभी चीज़ शानदार था। उसी में घून लगना शुरू हुआ ये वित्त रहित शिक्षा का। 90 में लालू जी आए और इन्होंने इस वित्त रहित शिक्षा को और इनकरेज किया और धीरे धीरे ये बीमारी धीरे धीरे फैलनी शुरू हो गई। लेकिन कहता है ना कि कोई भी व्यवस्था, कोई भी संस्था एक दिन में न तो बर्बाद होता है और एक दिन में न तो ठीक होता है। तो वो घून लगना शुरू हुआ और लालू जी के समय में कॉलेज में बीमारी जो घुसी, उसके लिए अगर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा दोषी है, वैसे पूरी व्यवस्था दोषी होती है, लेकिन एक व्यक्ति जो ज़्यादा दोषी थे उस वक्त रंजन यादव, उनके बारे में लोग कहते हैं कि ही वॉज डी फैक्टो चांसलर या डी फैक्टो एजुकेशन मिनिस्टर। पटना के चूड़ी गली में उनका घर और बरामदा से बाकायदा गाली देकर संबोधित करते थे प्रोफेसर और वाइस चांसलर, और वहीं से पैसा लेकर के प्रिंसिपल, वाइस चांसलर आदि बहाल होने की संस्कृति की शुरुआत हो गई। उस दौर में कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस PhD कर गए और फिर वो प्रोफेसर बन गए, नाम के आगे डॉक्टर लिखने लगे कि लोगों में PhD के प्रति, कोई डॉक्टर PhD हो गया है उसके प्रति अविश्वास और आप यूँ कह सकते हैं कि थोड़ा घृणा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अविश्वास के साथ साथ तिरस्कार की भावना पनपने लगी। लेकिन उसकी संख्या बड़ी कम थी, 2 4 5 थे, इसलिए वो फिगर आउट भी हो जाते थे, चिन्हित भी हो जाते थे और लोग समझ जाते थे कि ये रंजन यादव टाइप PhD है। मगध यूनिवर्सिटी उसमें बहुत बदनाम हुआ, वहाँ के कई एक पॉलिटिशियंस PhD कर गए, प्रोफेसर बन गए, पटना में भी कुछ हुआ। लेकिन बाय एंड लार्ज यूनिवर्सिटीज़ लालू यादव के ज़माने तक भी मोटे तौर पर ठीक ठाक रहा।
95 में बीपीएससी के जरिए, 95 या 94 में यदि मुझे ठीक से याद हो, तो बीपीएससी के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति हुई। लोग कहते हैं कि वही टीचर अभी तक संभाले हुए था, उसमें सब अधिकांश लोग रिटायर कर गए। तो ये कॉलेज के बर्बादी का सिलसिला जो जगन्नाथ मिश्रा जी के समय से हुआ, उसके बाद लालू जी के समय में आते आते इसमें बहुत हद तक गिरावट खत्म हो चुका था। मतलब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर मैं कहूँ तो लगभग 25 से 30%, 40% कॉलेज एजुकेशन लालू जी के समय तक आते आते बर्बाद हो चुका था। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में लालू यादव के समय में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। कॉलेज में बिल्डिंग टूट रही है, स्कूल्स के बिल्डिंग्स खराब हैं, कोई मतलब नहीं था। बजट भी कम था, तो इनकी प्राथमिकता में कभी वो था ही नहीं। लेकिन चूंकि शिक्षकों की बहाली हो गई थी, इसलिए स्कूल्स की स्थिति बहुत अच्छी थी और समाज का कंट्रीब्यूशन, और समाज जो अपने गांव के या कस्बों के स्कूल को ओन करता था। मुझको याद है, हम जिस गांव के रहने वाले हैं वहाँ बादी हाई स्कूल हुआ करता है, अभी भी हुआ करता होगा। उस बादी हाई स्कूल में एक प्रिंसिपल थे, उनका नाम था डॉक्टर शीतल प्रसाद। उनकी हनक ऐसी थी, इतना डिसिप्लिन था कि बाउंड्री वॉल नहीं था उस स्कूल में, लेकिन मजाल है कि कोई फूल तोड़ लेता, पत्ती तोड़ लेता, और उस गांव और आसपास के गांव के लोग कंट्रीब्यूट करते थे। अगर बिल्डिंग टूट रही है, खपड़ा टूट गया है, अगर उसमें उसका पुचारा बोलते थे उस वक्त, वाइट वॉश को चूना से होता था, वो नहीं हुआ है तो लोग मिलजुल करके करते थे। शिक्षकों का बड़ा सम्मान था। और वैसे बहुत हर जगह पर उस टाइप के स्कूल, मुंगेर में मुझको याद है जिला स्कूल, मॉडल स्कूल, उपेंद्र ट्रेनिंग स्कूल, इस तरह से हर जगह वही कहानी थी। तो वो चला, लेकिन लालू जी के समय तक कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एजुकेशन में घून लगना शुरू हो गया था। इसके बाद 2005 में आए नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी के समय में, और इसको स्वयं नीतीश कुमार जी एक्सेप्ट भी किए बाद में कि ये ब्लंडर उनसे हो गया। लेकिन पॉलिटिशियन होता है कि वो कहते हैं ना कि दिल है कि मानता नहीं। नीतीश कुमार जी के समय में एक बड़ा ही यूटोपियन, बड़ा ही ख्याली, बड़ा ही विचित्र तरह का एक कॉन्सेप्ट उस वक़्त शिक्षा विभाग में जो सचिव थे मदन मोहन झा जी, उन्होंने लाया। और उन्होंने कहा कि अगर प्राथमिक और मध्य विद्यालय और हाई स्कूल वगैरह में इस शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार यदि हम पंचायतों को और नगर निकायों को दे दें तो इससे दो फायदा होगा। पहला कि पंचायती राज संस्थाएं बहुत मजबूत हो जाएंगी, और दूसरा आपका वोट बड़ा इंटैक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा कि 2006 में पंचायती राज अधिनियम बना और नीतीश कुमार जी ने रिजर्वेशन देकर के पंचायतों के चुनाव कराए, तो बहुत उत्साह था। तो इन लोगों ने सोचा कि अगर इन लोगों को नियुक्ति का अधिकार दे देंगे तो ये डेमोक्रेटाइजेशन भी हो जाएगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या अर्बन लोकल बॉडीज़ का, और हमारा वोट बड़ा इंटैक्ट हो जाएगा। और उसके बाद यह योजना बनी और इसको रोल आउट कर दिया। उसके बाद जो नंगा नाच हुआ, पंचायतों में मुखिया ने अपने सारे रिलेटिव्स को, जितने निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिला परिषद से लेके, उसमें बना हुआ था कि किस किस लेवल तक मुखिया करेगा, फिर पंचायत समिति कौन करेगा, जिला परिषद कौन करेगा, नगर निकाय कौन करेगा, हमको बहुत याद नहीं है। मतलब इतने सारे पत्र निकले कि स्वयं शिक्षा विभाग का अधिकारी कन्फ्यूज रहता था कि किससे नियुक्ति होनी है, किससे नहीं होनी है। लोग बोलते थे कि शिक्षा विभाग का नाम बदल करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग कर देना चाहिए, कि रोज एक्सपेरिमेंट ही होता रहा है। बहरहाल, तो उस योजना ने पूरे स्कूल एजुकेशन की कमर ही तोड़ दी। ऐसे ऐसे लोग बहाल हुए, किसी की बहू है तो किसी की पुतू है तो किसी की बेटी है, सब लोग बहाल हो गया। किसी को मतलब संडे मंडे लिखने नहीं आ रहा है, आम इमली लिखने नहीं आ रहा है, सब शिक्षक हो गए। बाद में उसको सुधारने के लिए कदम तो उठाए गए, लेकिन वो सब नाकाफी थे। होता क्या है कि प्रजातांत्रिक तरीके से जो सरकारें चलती है, वह लोकप्रिय सरकार कभी भी वोट से खिलवाड़ नहीं कर सकती। अब 5 लाख 6 लाख टीचर बहाल हुए, नियोजित शिक्षक कहलाने लगा, उसकी संख्या बहुत बढ़ गई। उसमें से कुछ लोग अच्छे भी थे, लेकिन ज़्यादातर की स्थिति बहुत खराब थी। इसको हटाने का कोई साहस नहीं कर सका।
बहुत लोग बोलते हैं कि शायद मदन मोहन झा, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, लोग बोलते हैं कि वो शॉक्ड हो गए थे। आई डोंट नो क्या हुआ था, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन वो जाते जाते बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करके गए, जो आज तक उस दर्द से कराह रहा है। उसके बाद सरकार ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम लोग इसका एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं। मुझको याद है उसके बाद अंजनी सिंह वगैरह बन गए थे शिक्षा विभाग में प्रधान सचिव, और उस वक़्त एक डायरेक्टर थे, उनका नाम नहीं बताऊंगा, वो मेरे साथ उनकी पोस्टिंग हुई थी। तो उन्होंने हमको कहा कि सर जानते हैं, उस वक़्त मैं डायरेक्टर था और इन शिक्षकों की एलिजिबिलिटी टेस्ट जब की गई तो कहा गया कि क्वेश्चन सेट, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, तो बिहार की राजधानी कहाँ है, देश का प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, मतलब जो तीसरा चौथा पाँचवा क्लास का बच्चा भी दे सके। उसके बावजूद भी बहुत लोग फेल कर गए। तो अंजनी सिंह को डायरेक्टर उन्हीं के शब्दों में कहा कि सर तो सब लोग फेल, अरे सब मत कीजिए, नीतीश जी बिगड़ जाए, सबको पास करा देना है। तो अरे भाई वैसा टेस्ट लिया ही क्यों जब सबको पास कराना था, तो सबको पास करा दिया। और परिणाम ये हुआ कि पूरा स्कूल का एजुकेशन वो तबाह बर्बाद हो गया। थोड़ा बहुत जो सांस बचा हुआ था वो उसी 94-95 में जो टीचर बहाल हुए थे बीपीएससी से, उनके भरोसे चलने लगा। शिक्षकों में अजीब तरह का भ्रम पैदा हुआ, नियोजित शिक्षक हैं तो ये पंचायत शिक्षक हैं, तो ये गेस्ट शिक्षक हैं, तो ये बीपीएससी शिक्षक हैं, अजीब अजीब टाइप की स्थिति हो गई जो अभी तक बनी हुई है। और फिर इसके बाद नीतीश कुमार जी को किसी ने दिया ज्ञान कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स को ठीक कर लेते हैं, प्यूपिल्स में टीचर रेशियो को ठीक करेंगे, ड्रॉप आउट को ठीक करेंगे। तो अब तक भारत सरकार की योजना भी आ गई, खिचड़ी बांटने वाला मिड डे मील। तो इसमें इस विभाग में पैसा पंप किया जाने लगा, बिल्डिंग बनने शुरू हो गई, ये शुरू हो गई। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और प्रखंड एजुकेशन ऑफिसर का जो हुआ, मतलब भ्रष्टाचार में बिहार का सभी विभाग का वही हाल है, लेकिन हाल के दिनों में जो आप देखिएगा कि ये शिक्षा विभाग के अधिकारी जो लोग धराना शुरू हुए, उसने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो इस तरीके से पूरा स्कूल का एजुकेशन बर्बाद हो गया। और फिर यूनिवर्सिटी में क्या हुआ कि वो जो सिलसिला शुरू हुआ था, तो नीतीश जी आए, बोले कि वित्त रहित को पैसा देंगे, तब तक स्थिति खराब होनी शुरू हो गई थी। अब देखिए समझिए, स्कूल कॉलेज में प्रोफेसर या कॉलेज में टीचर, कॉलेज में स्टूडेंट कहाँ से जाता है, स्कूल उसका फीडर होता है। तो स्कूल की कमर जब टूट गई स्कूल, और उसको याद कीजिए उस समय चोरी का एक ऐसी तस्वीर सब आनी शुरू हो गई कि इंटरनेशनल मीडिया उसको दिखाना शुरू कर दिया। विद्यालय परीक्षा समिति में एक चेयरमैन थे, वो जेल चले गए, कैसा कैसा आदमी टॉप करने लगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि स्कूल जो होता है वो तो फीडर होता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी का। तो चूंकि स्कूल बर्बाद हो गया, चोरी करके लड़का पास हो रहा है, तो वही कॉलेज में गया, तो कॉलेज में तो कुछ पढ़ाई हो नहीं रही थी, टीचर सबका वही हाल होने लगा, और उसी में से कुछ लोग फिर प्रोफेसर बनने लगे। तो धीरे धीरे ये 20-25 वर्षों में जो टीचर था वो भी चोरी से पास किया, स्टूडेंट था वो भी चोरी से पास किया, उसका जो गार्जियन था वो भी चोरी से पास किया। तो जब मैंने बताया था ना H.W. वेल्स की एक कहानी कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, कि सारे लोग अंधे हो जाएं तो आंख वाला ही अंधा हो जाता है। तो जब सब लोग चोरी से पास किया तो फिर चोरी कराएगा कौन। अब स्थिति ये हो गई है कि खाली मैंने उसको किताब दे दीजिए कि आप लिखते, तब भी मेरा दावा है कि 60, 70, 80% लोग फेल कर जाएगा। हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से लोग आते हैं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट करके एक पन्ना लिख नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अब सोच करके देखिए जरा कि इन लोगों को यह नहीं समझ में आ रहा है। अभी जो टीचर्स बहाल हुए, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की बहाली हुई पटना में, भागलपुर में, आपको मुंगेर में, मोतिहारी में, मुजफ्फरपुर, हम लोग सब जगह जाते हैं तो लोग मिलते हैं तो बताते हैं कि साहब एक डिपार्टमेंट में 3 गो प्रोफेसर है, 5 गो लड़का आता पढ़ने। पोस्ट ग्रेजुएशन में ऐसे ऐसे विभाग हैं जहां मुश्किल से 2-3 लड़का है, 5 गो प्रोफेसर है, बहाली उसकी सैलरी मिल रही है। तो हम लोगों ने ये प्राथमिक स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक को बर्बाद कर दिया और नेताओं को बीमारी लगी हुई। अब आपको मैं ये बता दूं कि ये आनन फानन में काम क्यों किया जा रहा है, सो मैं आपको बता दूं।
आनंद फानंद में इसलिए किया जा रहा है कि सम्राट चौधरी को किसी ने बताया है कि आप 100 दिन का रिकॉर्ड बना दीजिए कि 100 दिन में इस सरकार ने इतना काम किया। इसलिए भी आप देख रहे होंगे रोज एकदम कैबिनेट हो रहा, ताबड़तोड़ निर्णय लिए जा रहे हैं, और उस निर्णय में से मैं बता रहा हूँ 90% का तो कुछ होना ही नहीं है, इसलिए कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया पैसा तो है नहीं, तो होगा कहाँ से। लेकिन इनको किसी ने बता दिया कि हुजूर 100 दिन में आप इतना काम कर दीजिए कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। वही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का चक्कर ये है कि हर एक प्रखंड में डिग्री कॉलेज बना। आप सोच करके देखिए, वो हाई स्कूल था, वहाँ आप कॉलेज खोल दिए। एक तो हाई स्कूल बर्बाद, कहीं कहीं मिडिल स्कूल था उसको अपग्रेड करके हाई स्कूल बना दिया, उसको कॉलेज बना दी। माने ये ऐसा ही हुआ कि आज प्यून को प्रमोट करके क्लर्क बनाइए, कल उसको बना दीजिए डिप्टी कलेक्टर, परसों उसको बना दीजिए सेक्रेटरी। तो लौटवा तो वही है ना। इसलिए नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी ये दोनों में भी कंपेट। नीतीश कुमार को क्या बीमारी थी? नीतीश कुमार को बीमारी थी, उसको कोई बोलता था सर ये वाला काम बिहार में पहली बार हो रहा है, और ये काम जो है इस देश में नहीं दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है, तो आपका तो नाम हो जाएगा। तो उन्हें सभ्यता द्वार बना दीजिए, इधर कोड़ के उधर मिला दीजिए, यहाँ कुछ कर दीजिए। माने उनको ही बीमारी था कि पूरे देश में पहला हम हैं। ये जो उनको कान में कन गोजर डालता था कि ई वाला योजना कर दीजिएगा ना सर, तो कान में बस कि अब तो इस देश में सबसे नंबर 1 आप हो जाइएगा। हाँ ठीक है कर दीजिए। अब सम्राट चौधरी को वही बीमारी लग गया कि सर 100 दिन में तो जो आप काम कर दीजिएगा ना, भूतो न भविष्यति, तो गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा। तो ये गिनीज बुक में नाम लिखाने का ये प्रयास। मेरा एक सुझाव है सम्राट चौधरी जी, ये डिग्री महाविद्यालय दिए हैं, इसमें अपना नाम जोड़ दीजिए, सम्राट डिग्री महाविद्यालय, तो आपका नाम गिनीज बुक में चला जाएगा। इसका क्या हश्र होगा ये नागरिक समझ लें, और ज़्यादा नहीं 1 महीना 2 महीना के बाद ये जहाँ डिग्री कॉलेज खुला है, पहले तो पैसे की लूट होगी, जो मैंने बताया कि वेंटिलेटर लगा के सब पैसा खींच लेगा, और वहाँ जाइएगा तो आप देख लीजिएगा ये डिग्री कॉलेज में 5 गो लड़का नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझ लीजिए, इस देश में एक अनुमान के मुताबिक हर साल 50 लाख ग्रेजुएट्स पैदा होते हैं, 50 लाख्स, ये आंकड़े सरकार के ही। अलग अलग स्ट्रीम के, उसमें मेडिकल भी हो सकता है, इंजीनियरिंग भी हो सकता है, MBA भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। उसमें 60% के आसपास बेरोजगार रह जाते हैं। अरे भाई अभी इस देश में, और ये खोल करके आप कुछ नहीं कीजिएगा, ये ग्रेजुएट की भीड़ लगा दीजिएगा और फिर वो कहेगा इतना ग्रेजुएट हो गया आप सबको नौकरी देंगे। तो ऐसे ऐसे ग्रेजुएट आप पैदा कीजिएगा जो आवेदन नहीं लिख सकेगा, ऐसा ऐसा ग्रेजुएट इसमें आप पैदा कीजिए जिसके पास कोई स्किल नहीं होगा, और फिर बेरोजगार की एक कभी न खत्म होने वाली भीड़ आप इकट्ठा कर दीजिएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो आपको इसमें फ़ायदा भी है, क्योंकि अनपढ़ों की जितनी भीड़ बढ़ेगी आपका झंडा ढोने वाला आदमी उतना ही मिलेगा। अनपढ़ों की भीड़ बढ़ेगी, 10,000 की बहाली निकालिएगा, 10 लाख फॉर्म भरेगा, तो वो 10 लाख जो फॉर्म भरेगा वो अगले 1 साल तक तो उलझा रहेगा, और 3 4 5 बार ऐसा फॉर्म निकलेगा तो 5 साल आपका निकल जाएगा। यह इस देश और इस राज्य की आम जनता कब समझेगी मुझको पता नहीं, क्योंकि कहता है ना कि जब पढ़े लिखे समझदार लोग राष्ट्र और राज्य के निर्माण में अलग थलग पड़ जाएं, उदासीन हो जाएं, तो मूर्खों के द्वारा शासित होने से आपको कोई नहीं बचा सकता है। यह राज्य अभी उस दौर से, बैंकरप्सी के उस दौर से गुजर रहा है जिसका कोई अंत मुझको नहीं दिखता है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर मुझे गाली भी देते हैं, लेकिन मुझे गाली देने से कुछ नहीं होगा। बहुत लोग कहते हैं कि आप हर चीज़ का विरोध क्यों करते हैं, आप सरकारें से क्यों क्वेश्चन पूछते हैं। अरे भैया जो सरकार में रहेगा प्रश्न उसी से पूछा जाएगा ना। मैं सिर्फ आम जन को यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो हो रहा है वो बहुत चिंताजनक है, क्योंकि आने वाले समय में न सिर्फ आपकी बल्कि आपके बच्चे और उसके बच्चे पूरी विरासत को यह सरकार और सरकार की ऐसी नीतियाँ एक कभी न खत्म होने वाली अंधेरी खाई में ढकेल देगा। इस पर सोचिएगा ज़रूर। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।